हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी निकट आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट यानी कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो संभावित वायरल प्रश्न या गेस प्रश्न है, मैं उसी को लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ अच्छी तरह से। एक बार वीडियोस को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? ये प्रश्न आपका 2 से 3 बार ऑलरेडी आया हुआ भी है, ध्यान रखिएगा। तो भारत में जो सबसे खतरनाक जो भूकंप आया था 1934 यानी कि 1934 में आया था। और भारत के बंगाल की खाड़ी में 2004, कब बच्चों? 2004, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को भारत के यानी कि जो आपका बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर खतरनाक सुनामी आया था। ध्यान रखिएगा दोनों प्रश्न। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की थी किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। मेधा पाटकर साहब ने मुख्य रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, नर्मदा घाटी जो परियोजना बन रहा था वहाँ पर मुख्य रूप से जो बांध का निर्माण किया जा रहा था, तो वहीं पर एक आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर जी। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाता है चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो मुख्य रूप से उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक जिला है टिहरी गढ़वाल, वहीं पर चलाया गया था। आपको 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग आसानी से लिख लेंगे बच्चों, है ना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? यानी कि भारत का जो सबसे पहला तेल शोधक कारखाना जो प्रारंभ किया गया था कहाँ पर? तो याद रखिएगा असम राज्य के डिगबोई में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों कि ये जो डिगबोई में जो पहला तेल शोधक कारखाना लगा था कब लगा था। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, यानी कि बिहार की सबसे जो पुरानी नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा सबसे पुरानी जो है आपका सोन नदी घाटी परियोजना है। उसके बाद कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यानी कि जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर? उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो नंदा देवी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, ये है उत्तराखंड में। नंदा देवी नाम का एक पर्वत भी है उत्तराखंड में, इसी के नाम पर वहाँ पर ये उत्तराखंड में मुख्य रूप से एक राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया है, नेशनल। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यानी कि बिहार के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर वन का विस्तार है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7%। यदि भारत का पूछेगा तो कितना है बच्चों? लगभग 19%। और राष्ट्रीय राष्ट्रीय वन औसत वन कितना होना चाहिए? 33%। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों प्रश्न आपको आया हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? कार्बनिक खनिज नहीं है बताना है आपको। बिटुमिनस ये कोयला का एक प्रकार है जो कार्बनिक खनिज है। खनिज तेल ऑलरेडी ये है। प्राकृतिक गैस ये मुख्य रूप से खनिज तेल के अंदर, ये खनिज कार्बनिक खनिज के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल बताना है आपको। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर, जिसको बोलते हैं लाइम स्टोन। इसका सूत्र होता है CaCO3। इसको खड़िया, चाक, मार्बल, संगमरमर सारा चीज़ बोला जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ से एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? मुख्य रूप से ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई जो हाई है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के निर्माण हेतु, तेल शोधक हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो यहाँ पर मुख्य रूप से तेल शोधक कारखाना है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो तेल शोधक हेतु बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत का जो प्रमुख सबसे प्रसिद्ध जो खाद्य फसल है कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा, ये काफ़ी नॉर्मल प्रश्न है, चावल यानी कि आपका राइस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में बिहार देश का कौन सा स्थान है? यानी कि बिहार जो है राज्य, जूट उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। भारत यानी कि बिहार से पहला, यानी कि भारत का जो पहला जूट उत्पादन राज्य है बच्चों, सबसे पहला नंबर पर है वो है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल। इसके बाद हमारा बिहार आता है अपना। अगला प्रश्न है, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो बिहार का रेशम नगर यानी कि सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? भागलपुर को। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक बताना है आपको। तो यहाँ पर बिल्कुल क्या राइट आंसर हो जाएगा? कर्नाटक। और आपको जब कोयला का पूछेगा तो झारखंड। कोयला के लिए कौन है बच्चों? तो कोयला में जो अग्रणी उत्पादक है वो है आपका झारखंड। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सबसे अधिक जो योगदान है बिहार की अर्थव्यवस्था में वो किसका है बच्चों? तो मुख्य रूप से आपका कृषि का। अगला प्रश्न है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक है, यानी कि बिहार में जो सबसे अधिक अधिक जो प्राकृतिक आपदा आती है, सबसे खतरनाक
त्रासदी आती है तो कौन सी, तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाढ़। बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है बच्चों बिहार में। कुशहा कुशहा तटबंध किस नदी पर बनाया गया है, कुशहा। तो कुशहा कौ से कुशहा, कौ से कोशी कर दीजिएगा, तो कोसी नदी पर बनाया गया है कुशहा तटबंध। अगला प्रश्न है सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, यानी कि सतलज नदी जो है उस नदी पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि सतलज नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है भाखड़ा नंगल बांध। कौन सा बांध बच्चों, भाखड़ा नंगल बांध। और इसी के निर्माण के कारण वहाँ पर एक जलाशय, एक बड़ा सा सागर का निर्माण हुआ है जिसको कहा जाता है गोविंद सागर। गोविंद सागर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। आपको बताना है कि आपदा का जो प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है इसमें कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें से, इनमें से सभी। क्योंकि स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गाँव मोहल्ले के लोग, ये सभी क्या है, मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है सुदूर संवेदी जो उपग्रह होते हैं इसका प्रयोग मुख्य रूप से संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है, निजी लाभ, बिल्कुल सही है। मूल्य तंत्र, बिल्कुल सही है। साधनों की निजी स्वामित्व, यानी कि जो भी उत्पादन की चीज़ें होती है उस पर अधिकार किसका होता है, निजी यानी कि प्राइवेट आदमी का। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो भारत में जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वायु परिवहन का अर्थात 1953 में। आप लोग बताइए बच्चों मुख्य रूप से कि भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब किया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जाती है, यानी कि जो डेक्कन ओडिसी है किस राज्य में चलाई जाती है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है, तो प्रारंभिक जीविका कृषि को झूम, पामलू, दीपा, इनमें से सभी, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सभी नाम उसी के हैं, प्रारंभिक जीविका कृषि है। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि जिस समय धान, मान लीजिए बच्चों चावल की जो जिस समय रोपाई होती है, धान की रोपाई होती है, उस समय तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिल जाती है, रोजगार मिल जाती है। लेकिन जैसे ही धान की रोपाई खत्म हो गई तो 2 से 3 महीना फिर उसका पकने में टाइम लगता है, तो उसके बीच में जो समय रहता है उस समय लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि मौसम के अनुसार, यानी कि जब मौसम होगा धान के तो उस प्रकार से उसको रोजगार मिलेगा, फिर अन्यथा नहीं मिलेगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, आपको बताना है इसमें से कौन क्रिया जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो हमारा बिल्कुल खनन जो है, खनन ये प्राथमिक यानी कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। संचार ये हमारा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आएगा बच्चों, तो संचार हमारा तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। विनिर्माण हमारा मुख्य रूप से जो है द्वितीयक यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यातायात किस में आएगा, उसी में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, इसको किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय क्रांति दल। अगला प्रश्न है दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी, तो दलित पैंथर्स नामक संगठन की जो स्थापना हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो मुख्य रूप से जो पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका ये सब लाया गया था, तो वो लाया गया था बच्चों 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। और कब लाया गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब लागू किया गया था, कब लाया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था और किस, यानी कि कब जो है मुख्य रूप से ये पारित हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी इन्होंने त्रिस्तरीय, मुख्य रूप से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग किया था। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई, तो भारत में जो सबसे पहले जो पहला जो मुख्य रूप से नगर निगम की स्थापना की गई थी वो की गई थी बच्चों मद्रास में। कहाँ पर की गई थी, मद्रास, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया, तो सबसे पहले यानी सर्वप्रथम जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया था वो बिहार में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, जो दल बदल कानून है किस पर लागू होता है, तो बिल्कुल आपका संसदों और विधायकों पर लागू होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है क्षेत्रवाद की भावना का एक खराब परिणाम क्या है, तो क्षेत्रवाद की भावना का एक गलत परिणाम है बच्चों अलगाववाद। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न 34 नंबर का, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसको लिखा है चाणक्य ने। चाणक्य यानी जिसका दूसरा नाम है कौटिल्य। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेगास्थनीज ने किताब लिखा है इंडिका। कौन सी किताब लिखी है बच्चों? इंडिका, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? यानी कि कौन सा देश है जिसका संघीय व्यवस्था जो है वो अलग है अन्य देशों की तुलना में? तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 36 नंबर का प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? आप लोग चैनल में न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। तो मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो लिया गया है बच्चों, जो प्रभावित है जिससे वो है कनाडा। आपका कनाडा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं को की सूची है? तो भारत में का जो संविधान है इसमें मुख्य रूप से 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 में जो 8वां अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में मुख्य रूप से भाषाओं के बारे में चर्चा की गया था। कितना टोटल भाषाएं भारत के संविधान में शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा को चुनाव को रोकने की जिम्मेदारी है, यानी कि मुख्य चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है राज्य विधानसभा का, तो कौन करेगा? तो मुख्य रूप से राज्य चुनाव आयोग। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया? तो शिक्षा जो है इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, इसलिए इसको दोनों बना सकती है, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था बच्चों 1871 में, और 1871 के समय ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, होआ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो होआ आंदोलन जो था इसको शुरू किया था हु इन फुशो ने। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हुआ आंदोलन जो था ये किस देश में, कहाँ पर ये स्टार्ट यानी कि शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, जनरल नो किस देश के प्रधानमंत्री थे? यहाँ पर होगा जनरल नोक किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कंबोडिया, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर का, मार्च 1946 यानी कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक संधि हुई थी। इस समझौता को समझौता के किस नाम से जाना जाता है? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? तो गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना किया था वो किया था आपका मुख्य रूप से अहमदाबाद में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अहमदाबाद कहाँ पर है बच्चों? गुजरात में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्राप्त किया गया? यानी कि खुद से शासन करेंगे हम, उसके लिए कौन, यानी कि अपना राज हो, किसी भी विदेशी राज के अंतर्गत न हो, मेरा अपना खुद का राज हो, इसके लिए कौन सा अधिवेशन पर यह बात उठाया गया था? तो नागपुर अधिवेशन। नागपुर कहाँ पर है आपका बच्चों? तो नागपुर मुख्य रूप से आपका महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी यात्रा से जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने जो भाग लिया था बच्चों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और इन्होंने ही आज़ादी नारा दिया था बच्चों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर का, कि बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो बंगाल विभाजन जो किया था वो किसने किया था और कब किया था? तो किया था कर्जन ने। और कब किया था? 1905 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन को वापस कब लिया गया था? 1911 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? आपको बताना इन चारों देशों में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्या राइट आंसर हो जाएगा? जर्मनी। ये मित्र राष्ट्र के अंतर्गत नहीं आता है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था बच्चों वो कहाँ पर हुआ था? आपका इलाहाबाद में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? तो पावर लूम का जो आविष्कार किया था वो किया था एडमिट कार्ड राइट ने। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर का, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति जो लागू हुई थी वो मुख्य रूप से अमेरिका में लागू हुई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो 1991 के बाद मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका बच्चों महाशक्ति के रूप में उभरा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन देश दक्षेश का सदस्य नहीं है? दक्षेश यानी कि दक्षिणी एशिया का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर भारत दक्षिणी एशिया का सदस्य है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन आपका इंडोनेशिया मुख्य रूप से
पूर्वी एशिया का सदस्य है, दक्षिणी का नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। रूसो किस देश का रहने वाला था? जो रूसो था ये किस देश का रहने वाला था? तो यहाँ पर आपका फ्रांस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो अल हिलाल का संपादन किया था भारत के प्रथम मुख्य जो ये शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने किया था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो पुस्तक की छपाई की थी वो की थी बाइबिल, जो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। 59 नंबर का प्रश्न है महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने मुख्य रूप से जो संपादन किया था यंग इंडिया का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? तो ये प्रश्न और भी ऊपर आ गया था एक बार बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल नागपुर अधिवेशन। आप लोग को ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से आपको 100% आप लोग जो एग्जाम देने के लिए जाएंगे बच्चों 16 फरवरी को जो आपका एग्जाम है सोशल साइंस का, ज़्यादातर प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, और आपको 80 में से 40 ही बनाना है, तो 100% है कि बहुत सिंपल प्रश्न रहेंगे बच्चों और बहुत ही आसान है। 40 में 40 आप लोग ऑब्जेक्टिव लेकर के आइए अच्छी तरह से पढ़ाई करके। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।